Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is अब्दुर्रहमान. फिज़िक्स का टीचर हूँ. MM में 10 साल टीचिंग एक्सपीरियंस है. अभी खान कोचिंग एकेडमी यूनिवर्सिटी रोड पे पढ़ा रहा हूँ. ये जो है ETA/MTK 2022 का एक ओल्ड पेपर है. इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है. इसको जो है आप लोगों के साथ डिस्कस कराना चाहता हूँ. क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? MCQ नंबर फर्स्ट है. A body covers displacement of 10 meter towards north and return back to initial point by covering 10 meter towards south. Its displacement is, कहते हैं एक बॉडी है जो कि हमारे पास मूव करती है 10 मीटर टूवर्ड नॉर्थ और फिर रिटर्न हो जाती है 10 मीटर साउथ की तरफ. तो कहते हैं स्टूडेंट्स कि आप लोग हमें बताएं कि द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी विल बी हाउ मच. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं. द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट. नाउ सबसे पहले अपनी ये जो है न्यूज़ को ड्रा करें. तो अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर न्यूज़ ड्रा किया हुआ है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. तो स्टूडेंट्स पहले जो है बॉडी यहाँ से अगर देखा जाए ओ से लेट सपोज स्टार्ट ले रही है, 10 मीटर जो है वो मूव कर रही है नॉर्थ की तरफ, 10 मीटर नॉर्थ, और फिर अगर देखा जाए टर्न बैक करती है 10 मीटर साउथ की तरफ आती है. तो अगर 10 मीटर नॉर्थ जा रही है और फिर 10 मीटर साउथ की तरफ आ रही है, तो जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पर बॉडी आके स्टॉप हो गई. तो द टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी हाउ मच? 0 मीटर. 0 मीटर. द डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 मीटर. अब देखिए, या इसको नल वेक्टर भी कहते हैं. नल वेक्टर क्या है? अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 बट आर्बिट्री डायरेक्शन इज़ नोन एज नल वेक्टर. उसको हम स्टूडेंट्स नल वेक्टर कहते हैं. सो ये हमारे पास फर्स्ट MCQ था जिसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है. MCQ नंबर 70 डिस्कस करते हैं. क्या लिखा हुआ है MCQ नंबर 70 में कि द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ. काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जो है वो है जाउल और वर्क का यूनिट भी है जाउल. तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसमें हमारे पास ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. यूनिट ऑफ वर्क इज सेम एज द यूनिट ऑफ एनर्जी विच इज़ जाउल. नेक्स्ट MCQ नंबर 71 में स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है? 71 में लिखा हुआ है, कहते हैं विच वन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. इसमें कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? तो याद रखिए स्टूडेंट्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, अच्छा सॉरी, लिखा हुआ है विच वन इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं. इम्पल्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. Momentum is a vector quantity. Moment of inertia. What is moment of inertia? Moment of inertia is actually angular mass. Yeah, it is also called rotational mass, and mass is a scalar quantity. So option number C is the correct option. MCQ नंबर स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है 72 में, कहते हैं कि in Newton first law of motion which quantity remain constant. तो न्यूटन के मुताबिक न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें ये कहता है कि व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ 0. अगर नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है. अगर एक्सेलरेशन 0 है तो चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 है. अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 है तो चेंज इन वेलोसिटी 0 है. और अगर चेंज इन वेलोसिटी 0 है तो वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट. आइदर अ बॉडी एट रेस्ट इट विल बी रिमेन एट रेस्ट, आइदर अ बॉडी इन मोशन इट विल बी रिमेन इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. सो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट MCQ नंबर 73 में स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है? 73 में लिखा हुआ है लॉ ऑफ इनर्शिया. न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. लॉ ऑफ इनर्शिया सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? वो ये है कि सम ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, देन द बॉडी विल बी मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट पोजीशन आइदर यूनिफॉर्म पोजीशन. सो न्यूटन फर्स्ट लॉ भी यही कहता है और फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी हमारे पास जो है यही है. तो इसमें हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है, बल्कि करेक्ट ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर ए. MCQ नंबर 74 में क्या लिखा हुआ है? कहते हैं कि व्हेन 5 times मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम बॉडी देन इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू. कहते हैं कि अगर आप किसी बॉडी की मोमेंटम 5 टाइम मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के बराबर ले लें, सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. तो स्टूडेंट मैंने सॉल्व किया हुआ है कि 5 टाइम ऑफ मोमेंटम इज डिनोटेड बाय P इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. सो 5 अपनी जगह पर और मोमेंटम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv², m के साथ कैंसिल, ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर v के साथ कैंसिल. सो v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी 10 मीटर पर सेकेंड. सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन.
स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 75 में क्या लिखा हुआ है, कहते हैं व्हेन एंगुलर स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ डबल, कोई भी बॉडी अगर सर्कल में मूव करती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। कहते हैं कि अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी को डबल किया जाए देन द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बिकम। Remember student, if a body move in a circle, its radius is remain constant. Centripetal acceleration is directly proportional to the angular velocity. अगर angular velocity को हम डबल करते हैं तो डबल का स्क्वायर आता है 4 और रेडियस तो कांस्टेंट होता है, तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन विल बी इंक्रीज 4 टाइम। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 76 में स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, a projectile is launched, its velocity is maximum at। अगर प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाता है, what is projectile? 2-dimension motion under the action of gravity is known as projectile motion. This point is called point of projection, this is point of summit and this is point of impact। याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर प्रोजेक्टाइल को हम थ्रो करते हैं तो 2 पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एक एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और एक एट पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। अगर हमें मैक्सिमम वेलोसिटी हमसे पूछा जाता तो हम कहते हैं कि द वेलोसिटी, अच्छा मैक्सिमम ही तो जो है पूछा गया है, सो द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड एट पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट एंड मिनिमम एट मैक्सिमम हाइट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? मैक्सिमम तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है इस पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम, हाईएस्ट पॉइंट पर तो मिनिमम होती है। और कहते हैं बिटवीन लॉन्चिंग एंड हाईएस्ट पॉइंट, ये लॉन्चिंग पॉइंट है और ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं कह सकते। तो याद रखें मैक्सिमम जो वेलोसिटी है वो 2 पॉइंट पे हो सकती है, प्रोजेक्शन पर और इम्पैक्ट पर। तो प्रोजेक्शन ऑप्शन गिवन है, इसलिए प्रोजेक्शन ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 77 में क्या लिखा हुआ है, द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज। तो याद रखिए स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी का क्या इक्वेशन है? काइनेटिक एनर्जी इज़ हाफ mv², लेकिन यहाँ पर अगर देखें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्म भी है p²/2m, लेकिन इधर p है इसलिए ऑप्शन ठीक नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv.v। मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², v² को लिख सकता हूँ v.v। याद रखिए इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट, सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि ये हाफ mv अपनी जगह पर, इधर इन्होंने v को रिप्लेस किया हुआ है f से, तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है। और इधर इस ऑप्शन में ओमेगा से रिप्लेस किया हुआ है, तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। तो इसमें जो है जो ऑप्शन नंबर 77 में ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 78 में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, कहते हैं 2 बॉडीज ए एंड बी ऑफ टेम्परेचर TA is 100 degree centigrade and TB 0 degree centigrade are brought in thermal contact with each other. Which one of the following is possible? याद रखें जो हमारे पास जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हमें ये कहता है कि 2 bodies are said to be in thermal equilibrium if they are at same temperature। सो इसका मतलब है अगर 2 टेम्परेचर सेम है तो इसका मतलब है कि बॉडी विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इसमें ऑप्शन सी आता है, TA जो है वो भी 45 है और TB जो है वो भी 45 है। 2 bodies at same temperature are said to be in thermal equilibrium। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 79 में क्या लिखा हुआ है, कहते हैं इन एन आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास हीट और मास का कोई एक्सचेंज नहीं होता, ना इधर हीट ना इधर मास एक्सचेंज, ना तो सराउंडिंग की तरफ जो है और ना जो है सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, नाइदर हीट नॉर एनी मास आर ट्रांसफ़र टू द एनवायरनमेंट, जिसमें कोई मास और एनर्जी का एक्सचेंज सिस्टम से एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट से सिस्टम की तरफ ना हो, उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, जो कि ओपन सिस्टम का बिल्कुल अपोजिट है। अब एमसीक्यू नंबर 80 में क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कि द एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर इज़ गिवन बाय। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फार्मूला है हमारे पास हाफ एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ QV। अब देखें हाफ QV, तो यहाँ पर हमारे पास जो है ऑप्शन नहीं है हाफ QV का, क्योंकि मैंने यहाँ पर सोल्यूशन में लिखा हुआ है कि एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू हाफ QV। अगर मैं स्टूडेंट यहाँ पर जो है Q की जगह पुट कर लूँ CV, तो ये हो जाएगा हाफ CV²। याद रखें स्टूडेंट एनर्जी स्टोर के हमारे पास कुछ फार्मूलाज है, ये तो इसमें तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। एक फार्मूला है हाफ CV², एक है हाफ QV, एक है हाफ Q²/C, एक है हाफ ε0 E²AD। ये हमारे पास टोटल मिला के 4 फार्मूलाज है एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 81, कहते हैं 2 charges, one
of which is Q1 which is equal to 3 microcoulomb and second one is -1 microcoulomb are separated by 100 centimeter. दो charges है, opposite charges है, one is 3 microcoulomb and the second is -1 microcoulomb. दोनों 100 सेंटीमीटर के फासले पर स्टूडेंट्स जो है पड़े हुए हैं. क्या कह रहे हैं हमारे पास, कहते हैं कि then at which द पोटेंशियल इज़ ज़ीरो, किस पॉइंट पर पोटेंशियल ज़ीरो के बराबर होगा. सो हमने वो पॉइंट फाइंड करना है जिस पर पोटेंशियल ज़ीरो. पोटेंशियल का फार्मूला है V इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय R. पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. और ये भी याद रखें कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉल होगा उसके बिल्कुल नज़दीक जो है वो ज़ीरो पोटेंशियल जो है मौजूद होगा. लेट सपोज ये दो चार्जेस है, वन इज़ Q1 एंड द सेकेंड इज़ Q2. अपोजिट चार्जेस है, तो याद रखें जब दो चार्जेस अपोजिट चार्जेस तो उनके दरमियान मस्ट एक पॉइंट होगा जहाँ पर जो है पोटेंशियल किस चीज़ के बराबर होगा, ज़ीरो. लेट सपोज जो नियरेस्ट चार्ज है, जो स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, लेट सपोज वो कितने फासले पर है, x. टोटल फासला अगर हमने r लिया हुआ है तो ये फासला हो जाएगा r माइनस एक्स. ये वो पॉइंट है जहाँ पर लेट सपोज पोटेंशियल ज़ीरो के बराबर. तो इस पॉइंट पर अगर देखा जाए दोनों को पोटेंशियल सेम, फर्स्ट की वजह से V1, सेकेंड की वजह से V2. स्टूडेंट V इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय R. नो KQ1 डिवाइडेड बाय R, R हमें दिया हुआ है, मैंने बल्कि खुद सपोज किया हुआ है r माइनस एक्स. और V2 है KQ2 डिवाइडेड बाय x. K के साथ कैंसिल और यहाँ पर जो है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम, या Q1 जो है वो है 3 और Q2 है -1, लेकिन हमने तो डिस्टेंस फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर इसको सॉल्व कर ले स्टूडेंट तो हमारे पास आता है 25 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब है Q2 से कितने फासले पर, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये जो है वो पॉइंट होगा जहाँ पर पोटेंशियल किस चीज़ के बराबर होगा, ज़ीरो. सो इसमें ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 25 सेंटीमीटर फ्रॉम Q2. नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, कहते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर डैश. याद रखें हमारे पास जिस तरह अर्थ के सराउंडिंग ग्रेविटेशनल फील्ड है, मैग्नेट के सराउंडिंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, अर्थ के सराउंडिंग ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स है, चार्ज के सराउंडिंग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है. ये जो लाइंस होते हैं ये इमेजनरी लाइंस होते हैं तीनों के सराउंडिंग, लेकिन जो फील्ड होता है ये एक्चुअल फील्ड होता है. सो द लाइंस इमेजनरी लाइंस विच शोज द एक्चुअल फील्ड. तो इसमें आता है ऑप्शन नंबर ए. चाहे अर्थ के सराउंडिंग है, चाहे मैग्नेट के सराउंडिंग है, चाहे चार्ज के सराउंडिंग, ये जो फील्ड है ये एक्चुअल फील्ड होता है. और जो लाइंस होते हैं वो हम वर्चुअल लाइंस लेते हैं, इमेजनरी लाइंस लेते हैं. तो इसमें जो है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट स्टूडेंट MCQ नंबर 83 में क्या लिखा हुआ है, कहते हैं ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं भी है लेकिन बहरहाल इन्होंने दिया हुआ है. पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट इज़ मेड व्हेन. पोटेंशियल डिवाइडर जो है ये सर्किट ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है. अगर देखें लेट सपोज ये एक वायर है, लेट सपोज जिसका रेजिस्टेंस है R. अगर हमें पोटेंशियल V को हमने डिवाइड करना है तो पोटेंशियल को हम डिवाइड कर सकते हैं बाय स्मॉल रेजिस्टेंस R. तो ये हमारे पास जो पोटेंशियल डिवाइडर है, शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए कि ये जो है इसमें रेजिस्टेंस डिवाइड होता है जिसकी वजह से पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है. तो इसमें आता है ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कंडक्टर हैज़ रेजिस्टेंस P. एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस P है, ये सॉरी R है. A conductor of resistance R, if its length is stretched to twice the actual value. अगर उसको stretch किया जाए और उसका length double हो जाए and its radius is reduced to 1/3 of the original value, then the new resistance will be. ऑप्शन दिए हुए हैं, मैंने सॉल्व किया हुआ है. ये एक सिलेंड्रिकल वायर है जिसका लेंथ L है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया का रेडियस R है. स्टूडेंट यू नो R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय A और A हमारे पास पाई R स्क्वायर के बराबर है. अब स्टूडेंट अगर स्ट्रेच करते हैं उसका लेंथ डबल हो जाता है और रेडियस जो है वो कहते हैं 3 टाइम कम हो जाता है. तो इधर तो स्क्वायर है तो ये हो जाएगा हमारे पास 9. ये 9 ऊपर आ जाएगा, 2 9 ज़ार 18. रो L डिवाइडेड बाय पाई R स्क्वायर और रो L बाय पाई R स्क्वायर किसके बराबर है, R के बराबर है. सो द न्यू रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज 18 टाइम. तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट MCQ क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 25 कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज़ कैलकुलेटेड कमर्शियली इन अ यूनिट ऑफ डैश. याद रखें इसको मैयर किया जाता है एक लार्जेस्ट यूनिट में जिसको कहते हैं किलोवाट आर. किलोवाट आर इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसको कमर्शियल यूनिट भी कहा जाता है. और जो 1 किलोवाट आर है स्टूडेंट मैंने लिखा हुआ है ये बराबर है 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल के बराबर है, विच इज़ आल्सो इक्वल टू 1 यूनिट विच इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या एनर्जी. तो इसमें कौन सा ऑप्शन आता है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन.
स्टूडेंट MCQ नंबर 86 में क्या लिखा हुआ है, एक आसान MCQ है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। कहते हैं 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स A and B ऑफ पावर 500 वाट एंड 2000 वाट रिस्पेक्टिवली। कहते हैं दो बल्ब है, एक का पावर है रेटिंग पावर है जिसके लिए बनाया जाता है वो है 500 वाट और 200,000 वाट्स। कहते हैं इसको जो है 240 वोल्ट बैटरी के साथ हमने कनेक्ट किए हुए हैं, मतलब पैरेलल में है क्योंकि दोनों को 240 के साथ कनेक्ट किया हुआ है। कहते हैं द रेशो ऑफ द करंट पासिंग थ्रू बल्ब ए टू बी। कहते हैं रेशो ऑफ करंट फाइंड करें। स्टूडेंट्स ऑप्शन दिए हुए हैं, याद रखें हमारे पास हमने करंट आई ए रेशो आई बी हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट्स ओहम लॉ के मुताबिक V इक्वल आई आर, दोनों के लिए वोल्टेज सेम है तो करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान फिर कौन सा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। सो फिर हम कह सकते हैं आई ए डिवाइडेड बाई आई बी इज इक्वल टू आर बी डिवाइडेड बाई आर ए। अगर हमें रेजिस्टेंस पता चल जाए तो हम करंट का रेशो फाइंड कर सकते हैं। याद रखिए रेटेड पावर बराबर है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट बल्ब। तो फिर हम कह सकते हैं इनवर्स रिलेशन है वोल्टेज तो दोनों के लिए सेम है, पी ए बाई पी बी इज इक्वल टू आर बी डिवाइडेड बाई आर ए। तो पावर ऑफ ए इज़ 500 और पावर ऑफ बी ऑफ 2 इज़ 2000 इज इक्वल टू आर बी डिवाइडेड बाई आर ए। तो आर बी डिवाइडेड बाई आर ए इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पर पुट करने आई ए बाई बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4। Now the ratio of the current of the two bulb will be equal to 1/4। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, MCQ नंबर 87। कहते हैं अ कंडक्टर हैज़ अ लेंथ इक्वल टू पाई मीटर। एक कंडक्टर है जिसका लेंथ पाई मीटर है एंड रेडियस आर मीटर, जिसका रेडियस है आर। कहते हैं कि इट्स रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू, मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑलरेडी स्टूडेंट हम जानते हैं आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। रो इज़ द रेजिस्टिविटी, एल इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर और ए इज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया विच इज़ आल्सो रिटन एज पाई आर स्क्वायर। अब जो है स्टूडेंट यहाँ पर जो है रो अपनी जगह पर, लेंथ इस पाई और ये पाई अपनी जगह, पाई पाई कैंसिल, ये आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो रो आर इनवर्स स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, इसमें ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, कहते हैं अ चार्ज पार्टिकल एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मीन्स एट 180 डिग्री टू द फील्ड। Then the magnetic force on the particle will be, how much magnetic force will be experienced अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया जाए, so it will be experience a magnetic force because of interaction of two magnetic field। F is equal to Q V B sin theta। अब यहाँ पर एंटी पैरेलल है तो एंगल इज 180 और sin 180 0 multiply by something, the answer is 0। so how much force will be experienced, 0 force will be experienced। नेक्स्ट MCQ नंबर 89 में स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कि व्हेन अ न्यूट्रॉन, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, एंटर इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर विद अ वेलोसिटी, इट्स एक्सेलरेशन इज। तो अगर फोर्स फाइंड करेंगे तो खुद ब खुद हमें एक्सेलरेशन का पता चल जाएगा। फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज क्यू वी बी साइन थीटा। चार्ज इज 0, no force will be 0। if force 0, acceleration will be 0। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कि व्हाट इज द एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इन एप्रोप्रिएट मतलब गलत ऑप्शन जो है इसमें कौन सा है। तो इट इंक्रीज गिवन एसी वोल्टेज, यस स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को इंक्रीज करता है। हमने तो इन अप्रोप्रिएट फाइंड करना है। इट डिक्रीज द अल्टरनेटिंग करंट, यस वोल्टेज और करंट जो है इनवर्स रिलेशन है। हीट इज़ नेवर प्रोड्यूस इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ये भी ठीक है। इट्स इनपुट एनर्जी इज़ ऑलवेज लेस देन इट्स आउटपुट एनर्जी, नो दिस इज़ द ऑप्शन डी इज़ द इन अप्रोप्रिएट आंसर। अगर हम जो है ये ट्रांसफार्मर ले लें तो आइडियल ट्रांसफार्मर का पावर इन जो है वो पावर आउट के बराबर होता है, मतलब एनर्जी गिवन पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू एनर्जी टेकन पर यूनिट टाइम। तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन जो है इसमें इन अप्रोप्रिएट है, ऑप्शन डी इज़ इन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सो 90 में जो है डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, कहते हैं कि व्हेन टू कंडक्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर अटैच्ड इन सीरीज टू एक्सटर्नल सर्किट देन देयर रेजिस्टेंस। याद रखें ये तो रेजिस्टर या कंडक्टर एक ही बात है। अगर दो रेजिस्टर आप सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं या दो कंडक्टर, सो द टोटल रेजिस्टेंस विल बी द सम ऑफ द इंडिविजुअल। फर्स्ट का रेजिस्टेंस आर, सेकंड का रेजिस्टेंस आर, ऐड करने 2 आर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 92 में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, कहते हैं आइडियल एसी जनरेटर हैज़ इक्वल इनपुट एंड आउटपुट, इट्स हीट डिसिपेशन विल बी। अगर हमारे पास एक आइडियल एसी जनरेटर है तो आइडियल से मुराद नो एनर्जी लॉस, जितना एनर्जी जो है वो लेगा उतनी एनर्जी जो है वो देगा। जैसे एज अ इनपुट जो है वो मैकेनिकल वर्डन ले रहा है और एज अ आउटपुट वो हमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है। नो एनर्जी लॉस, वाई? बिकॉज आइडियल एसी जनरेटर है। तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ 0। अच्छा स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 93 में क्या लिखा हुआ है, कहते हैं द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। तो याद रखें मैग्नेटिक फ्लक्स है बी ए, बी का यूनिट है टेस्ला और ए का है मीटर स्क्वायर। और स्टूडेंट याद रखें एफ इज इक्वल टू आई एल बी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई आई एल। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, और मीटर स्क्वायर अपनी जगह पर, ये मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल, सो हो जाएगा न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एसी जनरेटर एमसीक्यू नंबर 94, एसी जनरेटर स्टॉप सडनली। अगर एसी जनरेटर जो है सडनली हमारे पास जो है स्टॉप हो जाता है तो इसका रीज़न क्या होगा, वो होगा बैक मोटर ईएमएफ। तो इसमें है एक्सटर्नल वोल्टेज ओवरकम द बैक ईएमएफ, टॉर्क ऑफ बैक ईएमएफ एक्सीड द एक्सटर्नल टॉर्क, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल प्रोड्यूस हीट, या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसमें जो है बैक मोटर इफेक्ट है इन जनरेटर। तो इसमें हमारे पास जो है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 15 में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, कहते हैं आउटपुट करंट ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट करंट होता है वो क्या होता है। अगर ये हमारे पास एसी है और ये डीसी है तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में अगर हम एसी देते हैं तो वो में पल्सेटिंग डीसी देता है, तो उसमें यूनी डायरेक्शनल करंट हमें मिलता है। सही है, यूनी डायरेक्शनल करंट। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 96 में क्या लिखा हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव का जो रेक्टिफायर होता है जिसमें हम 2 डायोड लगाते हैं, कहते हैं उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, मैंने सोल्यूशन में लिखा हुआ है हाफ वेव रेक्टिफायर होते हैं और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट करंट होता है वो होता है I0 डिवाइडेड बाई 2। I0/2 में 0.5 ऑफ द मैक्सिमम करंट, और फुल वेव में होता है I0 डिवाइड बाई √2, और 1/√2 0.707 होता है। तो इसका मतलब है फुल वेव रेक्टिफिकेशन में मैक्सिमम करंट मिलता है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, इसमें हमारे पास जो है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू 97 में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, कहते हैं एन इलेक्ट्रॉन विल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हैज़। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी कब, ये मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑलरेडी डी ब्रॉगली वेवलेंथ आप जानते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, या p की जगह लिख सकता हूँ √2m काइनेटिक एनर्जी। वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इफ़ द वेवलेंथ इज शॉर्टर। सो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 98 में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कि व्हेन AC इज कन्वर्ट टू DC। अगर AC को DC में कन्वर्ट करते हैं तो ये तो डिफिनीशन है रेक्टिफिकेशन का। AC टू DC में रेक्टिफिकेशन होता है, अगर DC को AC में कन्वर्ट किया जाता है इसको इन्वर्जन कहते हैं। जैसे आजकल आपने देखो हम सोलर पैनल वगैरह लगाते हैं तो उसके साथ इन्वर्टर लगाते हैं, क्योंकि सोलर पैनल आपको DC देता है और हमें AC जो है चाहिए तो हम इन्वर्टर लगाते हैं। सही है, जिसको इन्वर्ट करता है DC को AC। तो अगर AC को DC इसको कहते हैं रेक्टिफिकेशन, और अगर DC टू AC इसको इन्वर्जन कहते हैं। तो इसमें C option is the correct option. In pair annihilation, 2 gamma ray photon create. Pair annihilation में 2 photon जो है create होते हैं. Why 2 photon is create? To conserve the momentum and traveling in opposite direction, not in the same direction, because to conserve momentum. तो 2 photon इसलिए generate हो जाते हैं to conserve opposite direction में move करते हैं to conserve momentum. Law of conservation of momentum को hold करता है। MCQ नंबर 100 में स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कि द रेडिएशन इमिटेड बाय अ वार्म ब्लडेड एनिमल लाइज इन द रीजन। याद रखें जो ह्यूमन बॉडी है या हमारे पास जो है कोई भी वार्म ब्लडेड एनिमल बॉडी है, वो जो रेडिएशन इमिट करता है वो किस चीज़ में आता है, इंफ्रारेड में आता है। MCQ नंबर 101 कहते हैं द फोटॉन इज़ ट्रैवलिंग विद लार्जेस्ट स्पीड इन वैक्यूम। तो वो कौन सा फोटॉन होते हैं, याद रखे हमारे पास जो है ऑल फोटॉन मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम।
तमाम फोटॉन जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ वैक्यूम में मूव करते हैं, तो इसमें जो है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 102 में स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, द नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, दिस इज द डिफिनीशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। So the net displacement travel divided by net time taken is called average velocity. Yeah, this is also defined as the total displacement travel divided by total time taken is called average velocity. तो इसमें सी ऑप्शन। और एक बात और भी जहन में याद रहे कि जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो उसका एवरेज वेलोसिटी मस्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, कहते हैं द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल प्रेडिक्ट्स अबाउट, ये जो हाफ लाइफ है किसी भी रेडियोएक्टिव सैंपल का, ये किस चीज़ को प्रेडिक्ट करता है, ये डिसइंटीग्रेशन टाइम को प्रेडिक्ट करता है, डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ हाफ नंबर ऑफ एटम्स। याद रखें ये जो हाफ लाइफ है ये हमें डिसइंटीग्रेशन शो करता है, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि रेडियोएक्टिव जो न्यूक्लाई होते हैं या एटम होते हैं वो डिसइंटीग्रेट करते हैं, तो हाफ लाइफ हमें डिसइंटीग्रेशन शो करता है। 104 में क्या है, कहते हैं कि इन अ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक वायर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। याद रखें कंडक्टिंग वायर में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका काज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज़ एसोसिएटेड विद, याद रखें जो हमारे पास लाइमन, बार्मल, पास्टन, ब्रैकेट, प्रीफंड सीरीज़ है, कहते हैं कि आप हमें बताएं कि सबसे जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ, जितना वेवलेंथ जो है स्मॉल होगा फ्रीक्वेंसी हाई होगी, एनर्जी जो है हाई होगा। याद रखें एनर्जी ऑफ फोटॉन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोमेंटम एंड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वेवलेंथ। सबसे एनर्जेटिक फोटॉन जो है वो लाइमन का होता है, फिर बार्मर का, फिर पास्टन का, फिर ब्रैकेट का और फिर प्रीफंड का। और एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फ्रीक्वेंसी, तो सबसे हाई फ्रीक्वेंसी वाला फोटॉन लाइमन, फिर बार्मर, फिर पास्टन, फिर ब्रैकेट, फिर प्रीफंड। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का आपस में इनवर्स रिलेशन है, तो सबसे जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ है जिसकी हाई एनर्जी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होता है, हाई मोमेंटम होता है, वो होता है ऑप्शन लाइमन सीरीज, जिसमें आता है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 106 में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कि व्हेन रेडिएशन कैन नॉट बी जनरेटेड अंडर इलेक्ट्रॉन, व्हेन which radiation cannot be generated under इलेक्ट्रॉन, कौन सा रेडिएशन जो है नहीं जनरेट होता है, तो इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, गामा रे। याद रखिए जो ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन जो ट्रांजिशन करता है, जैसे हमारे पास लाइमन, बार्मल, पास्टन वगैरह, उसमें इंफ्रारेड प्रोड्यूस हो सकता है, अल्ट्रावायलेट प्रोड्यूस हो सकता है, एक्स रे, लेकिन गामा रे जो है वो एटम के डिसइंटीग्रेशन की वजह से जो है प्रोड्यूस होता है, जिसमें हमारे पास आता है गामा रे इज़ द पॉसिबल आंसर। गामा रे इज प्रोड्यूस फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियस, गामा रे जो है वो अनस्टेबल न्यूक्लियस की वजह से, जैसे रेडिएटिविटी है उसमें गामा रे जो है वो प्रोड्यूस होता है। कहते हैं कि 107 में क्या लिखा हुआ है, रेडिएटिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन, रेडिएटिविटी फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता, तो इसमें बेस्ट ऑप्शन है या करेक्ट ऑप्शन है टेम्परेचर। विच वन इज़ नॉट द यूनिट ऑफ रेडिएटिविटी, याद रखिए बैक्यूरल, क्यूरी, डीके पर सेकेंड, रदरफोर्ड, ये तमाम यूनिट्स है रेडिएटिविटी। टेस्ला इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो इसमें जो है टेस्ला इज़ नॉट यूनिट ऑफ रेडिएटिविटी। क्यूरी इज़ द यूनिट ऑफ डैश, रेडिएटिविटी का जो यूनिट है वो है क्यूरी, और ऐसा यूनिट है बैक्यूरल। इसके अलावा जो है रदरफोर्ड यूनिट भी है। विच वन इज़ स्टेबल एलिमेंट इन द फॉलोइंग, सबसे स्टेबल एलिमेंट जो है वो लेड है, और इसको इस्तेमाल किया जाता है टू कंट्रोल द रेडिएशंस अल्फा लाइक, बीटा लाइक, गामा। इन फिजिक्स it is observed that when matter and antimatter combine, they form particles with zero charge like photon। फोटॉन का अगर देखा जाए ये जो है रेस्ट मास भी उसका ज़ीरो होता है और वो चार्जलेस भी होता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑब्जर्व इन द बाल्मर, बाल्मर में जो लार्जेस्ट वेवलेंथ कहते हैं ऑब्जर्व है वो कौन सा है, तो याद रखें हमारे पास मैक्सिमम वेवलेंथ चाहे वो लाइमन है, बार्मर है, पास्टन है, ब्रैकेट है, प्रीफंड है, उसके लिए ये शॉर्टकट फार्मूला याद रखें कि p+1 होल स्क्वायर p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2p+1 इंटू r। अब लाइमन के लिए अगर हमसे लाइमन का मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा जाए तो लाइमन के लिए p1 है, बाल्मर के लिए p2 है, पास्टन के लिए p3 है, ब्रैकेट के लिए p4 है,
और पी फंड के लिए P5 है। अब हमसे पूछा गया हुआ है बाल्मर, तो P की जगह 2 पुट कर लें और सॉल्व कर लें, यू विल गेट 36 डिवाइडेड बाय R, 36 R डिवाइड बाय 5। The shortest wavelength of the Lyman series is, if R is Rydberg constant। याद रखिए इसके लिए for the minimum wavelength, चाहे Lyman है, Balmer है, Paston है, ब्रैकेट है, P फंड, शॉर्टकट फार्मूला है P स्क्वायर बाय R। Lyman के लिए P1, Balmer के लिए P2, ब्रैकेट के लिए P3, P फंड के लिए जो है P5। तो याद रखें अब Lyman की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ Lyman, तो P की जगह 1 पुट करें, 1 का स्क्वायर 1 बाय R, सो इसमें आ जाएगा 1 बाय R, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ नंबर 114 में लिखा हुआ है, कहते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर द सोर्स ऑफ गामा रेज यूज। उसको ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए हम कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल करते हैं और थायराइड ग्लैंड के लिए हम आयोडीन 126 का इस्तेमाल करते हैं। The velocity time graph which shows acceleration, the velocity time graph of a motion starting from rest, तो इसका मतलब है स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें आता है अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लें तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मतलब है यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट होगा और ये हमारे पास क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 116 में स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, कहते हैं प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल and its range is R1. Another projectile is thrown at an angle of 45 degree with vertical and its range is R2. And the relationship between the two range, याद रखें at complementary angle, the sum of two angle, अगर हम 90 लेते हैं तो उस पर दोनों प्रोजेक्टाइल का रेंज मस्ट सेम होगा। तो एक हॉरिजॉन्टल के साथ जो है 45 बना रहा है, दूसरा वर्टिकल के साथ, तो दोनों एंगल का सम 90 आ रहा है, तो इसमें दोनों का रेंज क्या होगा, वो सेम होगा, R1 इज इक्वल टू R2। याद रखिए व्हेन टू प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट सेम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, then the complementary angle से मुराद when the sum of two angle is 90, then their range must be identical। अच्छा, नेक्स्ट MCQ क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स कहते हैं अ साइक्लिस्ट कम टू अ skidding stop in 10 minutes. During this process, the opposing force means friction force on the cycle due to the road is 200 Newton. Friction force is 200 Newton. और इसी दौरान कितना डिस्टेंस कवर हो जाता है, 10 मीटर। कहते हैं हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल। सो याद रखें वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, द एंगल बिटवीन देम विल बी 180 बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो W इज इक्वल टू FDS, फ्रिक्शनल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट cos 180 is -1, force is given 200, displacement is given 10 और cos 180 is -1, the answer is -2000 joule, option B is the correct option। नेक्स्ट MCQ लिखा हुआ है 119, the energy of SHO क्या है, simple harmonic oscillator at a displacement x is partly kinetic and partly potential. The total energy of SHO remains constant everywhere, okay? Which one is correct about the SHO? Kinetic energy is maximum at extreme position, no, extreme position पर kinetic 0 होती है और potential maximum होती है। Potential energy is maximum at extreme position, yes, option B is the correct option। MCQ जो है हमारे पास है 120, the speed of a wave on a particular string, मतलब है transverse wave है, is 24 meter per second. If the string is 6 meter long, so what driving frequency will be its resonate? अच्छा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो याद रखें हमारे पास जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन स्ट्रेच स्ट्रिंग इज फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग वेव, F इज इक्वल टू V बाई 12। V आपके पास है 24, 2 और L है 6, तो 24 डिवाइडेड बाई 12 विच इज़ 2। और अगर देखा जाए बाकी जो रेजोनेटिंग वो इसकी बाकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इसकी जो है इंटीग्रल मल्टीपल होगी, तो 2 का 4, 6, 8, तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कहते हैं MCQ नंबर 121, so the apparent change in the frequency of sound caused by the relative motion of either source of sound या listener or both is called Doppler effect. This is the definition of what Doppler effect, and Doppler effect is applicable for all type of waves. The time period of a simple pendulum with a mass m is t. When the pendulum of mass m is replaced by another ball of mass 3m,
the older mass such that the length of the pendulum is not changed, then its new time period. याद रखें टाइम पीरियड का फार्मूला है T = 2.√L/g। मास पे डिपेंड नहीं करता बल्कि लेंथ पे डिपेंड करता है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, नो चेंज इन द टाइम पीरियड। द वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज v, its time period is t and frequency is f. Then the correct option is, so the reciprocal of time period is called frequency or the reciprocal of frequency is called time period। तो इसमें ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, ये मेरा नंबर है। किसी किस्म का MCQ या क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है बिल्कुल व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमारे जो रेगुलर क्लासेस है वो इंशाल्लाह जो है खान एकेडमी ओल्ड बिल्डिंग यूनिवर्सिटी रोड उस पर जो है वो स्टार्ट होंगे 24 जून से। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।